नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, प्लांट असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। लाइनमैन का भी जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, जो 26 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, तो साथियों आज का मॉडल पेपर नंबर है 6। तो चलिए आज का देखते हैं सेशन। इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले साथियों। इजी, मॉडरेट, एडवांस सब लेवल के क्वेश्चन और सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, पहला ही क्वेश्चन है कि जब कोई कैपेसिटर डीसी सप्लाई के स्रोत से अनंत समय तक चार्ज किया जाता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली अंतिम धारा क्या होगी। तो साथियों ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ साथियों, आप देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्वाति इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सोल्डर में टीन और लेड का अनुपात कितना होता है भैया। तो 60 और 40 होता है। टीन कितना होता है, 60 होता है। लेड कितना होता है, 40 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट साथियों 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, आगे देखिएगा सामान्य रूप से बैटरी के डिब्बे किसके बने हुए होते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। तो ये होता है साथियों पॉलीप्रोपाइलिन के बने हुए होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस बल्ब में न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो भैया ये आ रहा है इसका आंसर 115 वोल्ट और 100 वाट, ये जैसे ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, अब ये कैसे आया साथियों, अब यहाँ पूछा है निम्नलिखित में किस बल्ब में न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो ठीक है, आपको पता है P बराबर क्या होता है साथियों, V का स्क्वायर अपन के क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जब आप इन सब का निकालेंगे साथियों, क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V अपन के क्या हो जाएगा साथियों, P हो जाएगा। ठीक है, तो V कितना दिया है यहाँ पे, चलो मैं इसी का बता देता हूँ। 115 गुणित के 115 अपन के कितना करेंगे, 100 करना। ठीक है, तो 132 पॉइंट फिर कुछ तो भी आ रहा है। ठीक है ना। तो मतलब इसका जब आप निकालेंगे साथियों तो इसका ही सबसे कम आ रहा है। बाकी इन सब का क्या आ रहा है, इसका 529 आ रहा है, इसका 800 करीब आ रहा है, इसका मतलब अधिक आ रहा है। मतलब इन सब में साथियों इसका ही सबसे कम आ रहा है। ठीक है, तो आप ये निकाल के देखिएगा, आंसर आ रहा है इसका डी, ये फार्मूला है। ठीक है, आगे देखिएगा, उस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है जिसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पीछे लैगिंग होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। आगे देखिएगा, वे टूल होते हैं जिनका उपयोग सीट मेटल की बेडिंग, सीमिंग तथा फार्मिंग के लिए किया जाता है, जिसे किसी नियमित मशीन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो साथियों उसको बोलते हैं स्टेक्स बोला जाता है। आगे देखिएगा, लेड एसिड सेल साथियों, तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 7वें नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लेड एसिड सेल का ओपन सर्किट में नॉमिनल वोल्टेज लगभग कितना होता है भैया। तो ये होता है 2 वोल्ट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों कि साइनसोइडल एसी सप्लाई में वी आर एम एस निम्न के बराबर होता है। तो साथियों वी क्या होता है, वी मैक्सिमम अपॉन के √2 के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी बराबर क्या हो जाएगा। इसका फार्मूला पूछा साथियों, तो आप सभी को पता होना चाहिए। एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2πf सी होता है। तो ये देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, जहाँ भी मैच कर रहा है वहाँ लगा दीजिएगा। तो 1/2πfc ये सी में हो रहा है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है साथियों, एक्सएल बराबर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल बराबर क्या होता है साथियों, एक्सएल बराबर होता है 2πfl होता है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट में चोक कॉइल का क्या काम होता है साथियों, ब्लास्टिंग करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आ रहा है सी, स्टार्टिंग वोल्टेज इम्पल्स उत्पन्न करना और ऑपरेटिंग करंट को सीमित करना होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एसी मेन सप्लाई में भारत में खालिस्तान आवृत्ति होती है। तो साथियों ये कितनी होती है भैया, 50 हर्ट्ज होती है, +-3% होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न के बराबर होती है। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। एमसीबी की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है। तो साथियों किस पर आधारित होती है एमसीबी की प्रणाली, ये होती है थर्मल एवं मैग्नेटिक ऑपरेशन पर आधारित होती है। साथियों अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए साथियों, ईएलसीबी का फुल फॉर्म भी पूछता है। यहाँ लिखा ईएलसीबीएस का ट्रिपिंग टाइम सामान्य रूप से कम होता है।
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स जो होता है इसका मतलब टाइमिंग कितने से कम होता है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये होता है साथियों 30 मिलीसेकंड से भी सामान्य रूप से कम होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने डेस्कटॉप पे। क्वेश्चन है साथियों, देख पा रहे हैं आप, एक 3 फेज एसी सप्लाई कनेक्शन में लाइन वोल्टेज निम्न में से किसके बराबर होती है। तो साथी ये स्टार कनेक्शन में पूछना चाह रहा है, बाकी इन्होंने लिखा नहीं है तो इसका आंसर आ रहा है स्टार में। जब पूछेगा स्टार में लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा जाती है लाइन वोल्टेज पूछा, तो √3 इंटू के फेज वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा धन आवेशित आयंस कहलाते हैं, इसको केटायंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिएगा किसी पदार्थ का वह मात्रा होती है जो उस विलयन से होकर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर अविचल इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होती है, तो उसको इसी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे देखिएगा खालिस्तान सामान्य रूप से विविधता युक्त प्रतिरोधक के तब तक समायोजन द्वारा परिचालित किया जाता है जब तक कि अमीटर में धारा का प्रवाह बंद न हो जाए, है ना। तो साथियों क्या होता है ऐसा, तो इसका आंसर जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, आगे देखिएगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एवं टाइम के मध्य के ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली वेवफॉर्म बोलते हैं। आगे देखिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का अभी फार्मूला मैंने बताया था साथियों, एक्स रिएक्टेंस है ना कैपेसिटिव, तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा साथियों 1/2πfc हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ घटता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल एटम में सहसंयोजी आबंध के परिणाम स्वरूप संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आ जाएगा साथियों 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो ये 3D के रूप में निरूपित करते हैं। रिवर्स वोल्टेज की उच्चतम मात्रा होती है जिसे ब्रेकडाउन पॉइंट पर पहुंचने से पहले डायोड पर लगाया जा सकता है, तो साथियों इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, PIV। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आगे देख पा रहे हैं आप कि किसी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स लीकेज में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को कहा जाता है, इस नियम को जाना जाता है। तो भैया ये होता है फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। फ्लक्स डेंसिटी का मापन होता है भैया, तो आप सभी को पता है डेंसिटी फ्लक्स घनत्व जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं टेस्ला, या फिर इसको बोलते हैं वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर भी होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पावर इंडस्ट्रियल सर्किट में अधिकतम स्वीकार्य वोल्टेज ड्रॉप घोषित सप्लाई वोल्टेज के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के ब्रेदर में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है भैया, ये आप सभी को पता है, सिलिका जेल होता है, कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में। आगे देखिएगा सरफेस कंडक्ट वायरिंग में सैडल्स को किस से अधिक अंतराल पर फिक्स नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि जहां बैंड व अन्य फिटिंग का उपयोग किया जाता है उन्हें फिटिंग के केंद्र से किस दूरी पर किसी भी और फिक्स किया जाना चाहिए। तो ये होता है 1.2 मीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन सी आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज का नो लोड से फुल लोड पर प्रतिशत परिवर्तन ट्रांसफार्मर का क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है वोल्टेज का रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मूविंग कॉइल वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। साथ ही ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओम प्रति वोल्ट में किया जाता है, ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आ रहा साथी ए। आगे देखिएगा खालिस्तान का कार्य ट्रांसफार्मर टैंक में आयल के एक्सपेंशन या फिर कंट्रैक्शन पर आयल लेवल बनाए रखना होता है, तो ये होता है अपना कंजर्वेटर होता है, आप सभी को पता है। आगे देखिएगा डीसी मोटर के रोटेशन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, भी चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे कार्य करती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ। ठीक है, 32 में साथियों बी आंसर लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है,
आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन आ रहा लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होता है, तो ये होता है 800 वाट करीब करीब होता है, ठीक है। और पावर के लिए बोलेंगे तो 3000 वाट होता है, ठीक है। आगे देखिएगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये होती है भैया इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती, ये होती इंडक्टिवली लिंक्ड होती है ना। इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग कॉइल को धातु की बॉडी से निम्न में से किसका उपयोग करते हुए अलग किया जाता है, तो ये भैया होता है किसके द्वारा, माइका के द्वारा अलग किया जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आप देख पा रहे हैं माइका फिल्म इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। वायरिंग के प्रमुख लाभों में से एक लाभ यह है कि सभी ज्वाइंट स्विचों तथा लैंपों पंखों पर होते हैं जो कि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण के लिए अधिगम्य होते हैं। तो ये आ रहा है साथियों इसका लूप इन सिस्टम में होता है, ठीक है। आगे देखिएगा वायरिंग सिस्टम में किस कम व्यास वाली कोई भी स्टील कंड्यूट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 12.7 mm से कम कंड्यूट पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए स्टील की कंडीशन पे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की टेपिंग सामान्य रूप से किस खालिस्तान में दी जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है साथियों, आप सभी को पता होने चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आ रहेगा एलवी साइड में आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टूल निम्न को निर्धारित करता है, तो एक होता है साथियों शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कॉपर लॉस को चेक करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। 39 का आंसर आ रहा है बी। वोल्टमीटर के लिए मल्टीप्लायर क्या होता है, तो साथियों वोल्टमीटर के लिए मल्टीप्लायर होता है, क्या होता है ये, मीटर मूवमेंट के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ईएलसी भी साथियों इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है। अर्थ लेके सर्किट ब्रेकर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो ये पर्सनल शॉक और इक्विपमेंट पे आता है, तो ठीक है, तो इसका आ जाएगा पर्सनल शॉक, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा कैपेसिटर फिल्टर युक्त फुल वेव रेक्टिफायर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है साथियों रेक्टिफिकेशन तथा रिपल फिल्टरिंग के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 43 नंबर का। एनालॉग मल्टीमीटर में खालिस्तान का मापन नॉन लाइनर स्केल पर किया जाता है, तो ये साथियों प्रतिरोध का मापन नॉन लाइनर स्केल पर किया जाता है। रिपल फिल्टरिंग के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। 44 में बी ट्रांसफार्मर के कोर लॉस का निर्धारण किसके उपयोग द्वारा किया जाता है। अब इन्होंने क्या पूछा था, कोर लॉस पूछा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे ओपन सर्किट लॉस के द्वारा किया जाता है। डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके रूप में किया जाता है, तो ये भी है वाटमीटर के रूप में किया जाता है। 46 नंबर का बी आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे साथियों, 0.2 ओम रेजिस्टेंस वाले बिना स्टार्टर 220 वोल्ट 10 HP शंट का स्टार्टिंग करंट कितना होगा, तो यहाँ पूछा जाती हो बिना स्टार्टर के बोला गया, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट बिना स्टार्टर के, तो आप सभी को पता है आई बराबर क्या होता है साथियों V/R होता है। तो V कितना यहाँ पे दिया हुआ साथियों 220 अपन R कितना दिया साथियों 0.2 दिया हुआ। आप जब इसका भाग दे देंगे, आप इसको काटेंगे तो आपका जाएगा साथियों 1100 ओम, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ रहा साथियों इसका 1100 ओम, ठीक है, सॉरी 1100 एम्पियर आ जाएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा एम्पियर। आई निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो आई साथियों आई क्या हो जाएगा, जब आप इसका मान निकालेंगे तो 1100 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है साथियों। आगे देखिएगा वोल्टेज तथा ट्रांसफार्मर के टर्न्स के मध्य क्या संबंध होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ES अपन के क्या होता है साथियों EP है ना, या फिर इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे टर्न क्या आ जाएगा साथियों N2 अपन के क्या हो जाएगा साथियों N1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा जो लिखा हूँ। आगे देखिएगा ES को V1 है, V2 और V1 भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा DC मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का आरंभिक प्रतिरोध किससे जुड़ा होता है, तो आरंभिक प्रतिरोध किससे जुड़ा होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है तो प्राइमरी इंडक्टेंस क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है, तो क्या होगा साथियों में कमी आती है, ठीक है।
तो ये आज के थे साथियों 50 क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे जो नेक्स्ट वाला है साथियों दूसरे क्लास में, सेकंड क्लास में। तो साथियों एग्ज़ाम बहुत ही पास में, आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होगी, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।